मैं पिछले 2-3 दिनों से कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रही थी और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे काफी सारे स्टॉक्स मिले जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि एक क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स सब कुछ डिसाइड नहीं करते, क्योंकि अगर कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स स्ट्रांग ना हो तो वो रिजल्ट सिर्फ एक शॉर्ट टर्म शो ही बन के रह जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा डेप्थ में रिसर्च की और मुझे एक ऐसा स्टॉक मिला जिसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, साथ ही उसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स भी इतने सॉलिड हैं कि ये स्टॉक दोनों साइड से शाइन कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। और यही कॉम्बिनेशन इसे बाकी स्टॉक से अलग बनाता है। तो चलो आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि ये स्टॉक कौन सा है और इसके रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो इसे एकदम यूनिक बनाती है। तो इस स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। कोफोर्ज एक आईटी सर्विसेज कंपनी है। देखो, जो बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि बैंक्स, एयरलाइंस और इंश्योरेंस कंपनीज, इनके काम के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम्स चाहिए होते हैं। जैसे कि बैंक के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप, एयरलाइंस के लिए टिकट बुकिंग सिस्टम या फिर इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम्स प्रोसेस करने का सिस्टम। ये सब चीजें उनके डेली ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये कंपनीज अपने आप से ये सिस्टम्स डेवलप नहीं करती, बल्कि ये काम वो आउटसोर्स कर देती हैं कोफोर्ज जैसे वेंडर्स को, और यहीं पे कोफोर्ज का रोल आता है। कोफोर्ज अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाता है, उनके आईटी सिस्टम्स को मैनेज करता है और आज के जमाने के हिसाब से एआई बेस्ड सॉल्यूशंस भी देता है, ताकि उनका काम फास्ट, सिक्योर और इजी वे में हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोफोर्ज एक ऐसी कंपनी है जो बड़े क्लाइंट्स के लिए आईटी का पूरा जुगाड़ हैंडल करती है, ताकि उनकी डेली ऑपरेशंस बिना किसी रुकावट के स्मूथली चल सके। और इसी वजह से कोफोर्ज का मेजर रेवेन्यू बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रेवल जैसे इंडस्ट्रीज से आता है। तो अगली बार जब आप बैंक की ऐप यूज करें या एयरलाइन का टिकट बुक करें तो हो सकता है कि उसके पीछे कोफोर्ज का सिस्टम ही चल रहा हो। अब चलो इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स जून 2024 में जहां 2382 करोड़ थी, वो इस क्वार्टर में 3777 करोड़ पर पहुंच गई हैं। मतलब क्या, 58% की ग्रोथ। अब इस क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो मेनली ट्रेवल वर्टिकल से आई है, जो 31% से ग्रो हुआ है। इसके अलावा हेल्थ केयर, रिटेल और हाईटेक में 12 से 13% की ग्रोथ है। अब क्लाइंट्स की लिस्ट देखें तो यहाँ भी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोफोर्ज के जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 49.5% से बढ़ा है और टॉप 10 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन 38.4% से बढ़ा है। इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी अपने बड़े क्लाइंट्स के साथ बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर रही है। मतलब जो क्लाइंट्स पहले छोटी वैल्यू के प्रोजेक्ट्स देते थे, अब वही क्लाइंट्स कोफोर्ज पर ट्रस्ट करके और बड़े प्रोजेक्ट्स इसे दे रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो वो भी इस क्वार्टर में 156% से ग्रो हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। अब इस ग्रोथ के पीछे मैनेजमेंट ने 3 सिंपल रीजंस दिए हैं। पहला रीजन है एग्जीक्यूशन इंटेंसिटी। कंपनी का काम करने का तरीका बहुत फोकस्ड है। हर छोटी से छोटी डिटेल को ये ट्रैक करते हैं और इसलिए ये कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स को इजीली हैंडल कर पाती है। दूसरा रीजन है हाइपर स्पेशलाइजेशन। ये कंपनी हर इंडस्ट्री में काम नहीं करती, सिर्फ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज पर डीप फोकस करती है और इसी वजह से क्लाइंट्स उन्हें प्रेफर करते हैं। और तीसरा रीजन है इसकी डीप इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। कोफोर्ज के पास ऐसे टेक प्लेटफॉर्म्स और एआई टूल्स हैं जो क्लाइंट्स के काम को 10 गुना स्पीड से कर देते हैं। इसके बाद अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस भी देखें तो उसमें भी कोफोर्ज के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे इसका रेवेन्यू जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 35% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट अराउंड 13% से बढ़ा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो थोड़ा सा कंसर्निंग है वो ये कि कंपनी के मार्जिन पिछले साल के मुकाबले 2% से कम हुए हैं। मार्जिन कम होने का एक रीजन ये था कि कंपनी ने कुछ नए बिजनेसेस एक्वायर किए हैं। जब आप कोई नई कंपनी खरीदते हो तो उसके साथ उसका ब्रांड नेम, कॉन्ट्रैक्ट्स और सॉफ्टवेयर राइट्स भी आते हैं। अब इन चीजों का अकाउंटिंग रूल ये होता है कि उनका खर्चा एक साथ नहीं दिखाया जाता, बल्कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके दिखाना पड़ता है। इसी को अमोर्टाइजेशन कहते हैं और इस वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाई दिया। दूसरा, कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना पड़ा, जो कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है। और तीसरा रीजन था कि कंपनी ने अभी एक एआई डेटा सेंटर में हैवी इन्वेस्टमेंट की है, करीब $65 मिलियन की, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गई और प्रॉफिट्स पर असर पड़ा। और एक और रीजन था वीजा रेन्यूअल्स का सीजनल खर्चा,
जो आमतौर पर पहले क्वार्टर में ज्यादा होता है। इन सब की वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर आया, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये ज्यादातर वन टाइम और सीजनल खर्चे हैं और आगे चलकर मार्जिन्स फिर से इंप्रूव होंगे। अब कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स की। 2024 में कंपनी के टोटल एसेट्स लगभग 6108 करोड़ थे, जो 2025 में बढ़कर 12,491 करोड़ हो गए। मतलब सिर्फ एक साल में एसेट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए। ये जंप मेनली फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स की वजह से आया है। फिक्स्ड एसेट्स 2024 में 2353 करोड़ थे, जो 2025 में बढ़कर 6096 करोड़ हो गए। फिक्स्ड एसेट्स बढ़ने का रीजन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल्स में क्लियरली बताया है कि उन्होंने अपने एआई डेटा सेंटर बनाने में करीब $65 मिलियन की हैवी इन्वेस्टमेंट की है। इसी वजह से फिक्स्ड एसेट्स में इतना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप करंट एसेट्स देखो तो 2024 में ये थे 2603 करोड़, जो 2025 में बढ़कर 4351 करोड़ हो गए। इसका मतलब है कि रिसीवेबल्स, कैश और शॉर्ट टर्म एसेट्स में भी एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई दी है, जो नई डील्स और ऑर्डर बुक की स्ट्रेंथ को दिखाती है। अब आते हैं अदर एसेट्स पर। 2024 में ये थे 3732 करोड़ और 2025 में बढ़कर 6246 करोड़ हो गई। ये इंक्रीज भी एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। मैनेजमेंट ने कॉन्कॉल्स में बताया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट से एडवांस में $62 मिलियन मिले हैं, जिसका इफेक्ट बैलेंस शीट के अदर एसेट्स में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अब कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें तो 2024 में रिजर्व्स थे लगभग 3565 करोड़, जो 2025 में बढ़कर 6312 करोड़ हो गए। मतलब सिर्फ एक साल में कंपनी के रिजर्व्स में करीब 2700 करोड़ का जंप हुआ है। देखो, रिजर्व्स ना कंपनी का वो बचा हुआ प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ, एक्सपेंशन और टफ टाइम्स के लिए अपने पास ही बचाकर रखती है। तो रिजर्व्स में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने का सीधा मतलब ये है कि कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और मजबूत बना रही है और फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए कंप्लीटली रेडी है। तो कुल मिलाकर बैलेंस शीट क्लियरली दिखाती है कि कोफोर्ज ने सिर्फ एक साल के अंदर अंदर अपने एसेट्स को डबल कर लिया है, एआई डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है और साथ ही अपने रिजर्व्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये सब मिलकर एक ही चीज प्रूव करते हैं, कोफोर्ज के पास शॉर्ट टर्म में ग्रोथ दिखाने के लिए मोमेंटम भी है और लॉन्ग टर्म में एक्सपेंड करने के लिए सॉलिड फाइनेंशियल बैकिंग भी है। अब बात आती है कंपनी की वैल्यूएशंस की। देखो, अभी इसका पीई रेशियो लगभग 61 है और इसका पिछले एक साल का मीडियन पीई देखें तो वो करीब 64 के आसपास है। तो उस हिसाब से तो ये सही लग रहा है, लेकिन अगर इसके पीयर्स से कंपेयर करें तो इसका पी सबसे हाई है इन सभी में। मतलब ये स्टॉक अपने पीयर्स में सबसे महंगा ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है और क्या ये हाई वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? तो देखो, इसका जवाब हमें कंपनी की कॉन कॉल्स में मिलता है। नंबर 1 रीजन है कि इस क्वार्टर में कंपनी को 5 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि क्लाइंट्स कोफोर्ज पर ट्रस्ट कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि टोटल नए ऑर्डर्स का साइज $507 मिलियन है, जो काफी हेल्दी एडिशन है। तीसरा कारण, अगले 12 महीने के लिए कंपनी के पास कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है 12,800 करोड़ की, जो पिछले साल से लगभग 47% ज्यादा है। मतलब फ्यूचर रेवेन्यू की विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। चौथा कारण ये है कि पिछले साल कंपनी ने 14 बड़ी डील्स क्लोज की थी और इस साल का टारगेट है 20 बड़ी डील्स क्लोज करने का। मतलब पाइपलाइन और एग्जीक्यूशन दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। फिफ्थ रीजन, सीईओ ने खुद कॉन्कॉल्स में बोला है कि ये साल कोफोर्ज के लिए एक एक्सेप्शनल ईयर होगा। इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया है कि FY26 का जो सेकेंड हाफ होगा वो फर्स्ट हाफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि क्वार्टर 1 में जो बड़ी डील्स क्लोज हुई हैं, उनका रेवेन्यू एग्जीक्यूशन सेकेंड हाफ में ही दिखना शुरू होगा। तो सिंपल शब्दों में मार्केट कोफोर्ज के स्टॉक को प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए दे रहा है क्योंकि कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियर है, पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी पॉजिटिव है। कंपनी सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं कर रही, बल्कि एआई में अपना खुद का इकोसिस्टम बना रही है। इसके एआई टूल्स जो हैं, जैसे कि फोर्ज और एजेंटस्फेयर, क्लाइंट्स को 10 गुना फास्ट सॉफ्टवेयर बनाने और रन करने में मदद करते हैं। मतलब ये स्टॉक सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी प्राइस्ड इन है।
इसी वजह से इसका पी रेशियो इसके पीयर्स में सबसे ज्यादा है। अब एंड में एक बार इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो वो 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना रिटर्न कमा रही है। आईटी सर्विसेज की कंपनीज के लिए 15 से 20% के बीच का आरओई हेल्दी माना जाता है और कोफोर्ज का आरओई अभी इसी रेंज में है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल का यूज एफिशिएंटली कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिसेंट रिटर्न्स भी जनरेट कर पा रही है। तो वैल्यूएशंस भले ही थोड़े प्रीमियम लग रहे हो, लेकिन 16% का आरओई ये दिखाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोफोर्ज के बारे में बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और किन स्टॉक्स का एनालिसिस करूं ये भी बताना। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.